सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूँ। गूंज में पहले मेहमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस के समर्थक तहसीन पूनावाला इनफैक्ट आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तहसीन। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। पूर्व राजनयिक शशांक जी का मैं इंतजार कर रही हूँ और सऊदी अरब से मेरे भाई इस वक्त आपके सामने नजर आ रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार है, आसिफ रमीज दाऊदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं शरद कोहली आपसे कर रही हूं, इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश कि आज जो ट्रंप ने कहा उसके बाद क्या असर आपको दिख रहा है? मतलब अब और बुरे हालात पैदा होने वाले हैं या अब वक्त आ गया है कि अमेरिका की आंख में आंख डालकर बाकी सारे मुल्कों को बताना चाहिए भैया अब तुझसे ना हो पाएगा? देखिए रूबिका, पहले तो आपको और मेरे सभी सह पैनलिस्ट और न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, इसमें अनिश्चितता जो पैदा हो रही है वो रूबिका ज़्यादा परेशानी पैदा कर रही है। अगर मैं आर्थिक जगत की बात करूं, उसमें चाहे स्टॉक मार्केट्स हो, चाहे क्रूड ऑयल की, ये जो पता नहीं लग रहा ना, सस्पेंस बना हुआ है कि आगे क्या होगा, क्या शनिवार एतवार को फिर कोई बड़ा हमला होगा। हाँ। ये वही ट्रंप है रूबिका, जिन्होंने आज कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुझे कोई लेना देना नहीं है, जिसको तेल चाहिए अपना वहां जाके ले आओ। गली में क्रिकेट खेला जाता था, हम छोटे थे, और उसमें एक कोई बड़ा बलवान होता था, वो अपनी बारी खेल के चला जाता था और बॉल खो देता था, किसी के घर में डाल देता था। तो उसको कहते थे भैया रुक जाओ, बॉल ढूंढ के लाएंगे, आप हमारी भी बारी पूरी करके करा के जाओ। वो कहता था मैं तो चला, अपने आप खेलना हो खेल लेना। ये बिल्कुल जैसे गली में लोग बिहेव करते हैं, इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। क्योंकि ये कहना कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप संभालिए, अब आप जिसको तेल निकालना है वहां जाके ले आए, अरे भैया वो तो पहले ही खुला हुआ था, वो तो अच्छा बल्ला खुला हुआ था, आपने उसको अपनी हरकतों से बंद कर दिया, अब उसको आप कह रहे हैं दोबारा खुलवा दो। सारी दुनिया में उथल पुथल मचा के रख दी है। और मुझे लग रहा है कि ये जो सारा खेल अभी जिस रूबिका जिसकी आप बात कर रही थी उस पर मैं जरूर कमेंट करना चाहूंगा। ये जो एक बयान से स्टॉक मार्केट्स, गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट यानी कमोडिटी मार्केट और क्रूड ऑयल की मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, मुझे इसके पीछे भी एक खेल दिखाई दे रहा है। आपने अभी लंदन की बात करी कि महंगा होने से पहले उन्होंने बेच दिया, तो इसका ठीक उल्टा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। जब ये सस्ता और महंगा होता है उससे पहले पोजीशंस ले ली जाती है रूबिका, और लाखों डॉलर का, बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पर ऊपर नीचे का खेल हो जाता है, यानी कि प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो मुझे ये सारा मैटर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। यूएस में एक बॉडी है रूबिका जिसको हम SEC कहते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जैसे भारत में सेबी होती है। मुझे लग रहा है सेबी को, SEC को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन सी वो लॉबी है जो ये मार्केट गिरने से पहले, क्रूड की हो, चाहे गोल्ड सिल्वर की हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, उसके पहले वो पोजीशन ले लेती है, उसके बाद वो मोटा मुनाफा कमा के बाहर आ जाती है। इनको कैसे पता लगता है कि ट्रंप साहब ने ये अनाउंसमेंट करनी थी? इनको कैसे पता लगता है ट्रंप साहब ने ट्वीट करना था? मुझे लग रहा है ये कहीं पैसे का खेल चल रहा है। ये जो बार बार गोल पोस्ट बदलना, बार बार अपने बयान बदलना, बार बार कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, किसी की जान माल दाव पे लगी हुई है रूबिका, और कोई इसमें मुनाफा ढूंढ रहा है। बहुत ही शर्म की बात है ये। मैं समझता हूँ अर्थव्यवस्था बहुत सारी ऐसी हैं जो, शरद, इसमें एक मेजर इशू ये है कि ये बहुत नॉन सीरियसली डील किया जा रहा है। मतलब किसी मुल्क को आप अपनी दादागिरी से ये कहें कि मैं ऐसा तुम्हारी हालत करूंगा कि तुम स्टोन एज में चले जाओगे जहां पे तुम ताल्लुक रखते हो। मतलब तहसीन, मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम व्हेन, ये जैसा अभी UK के PM ने किया है, 35 देशों को बुलाया है कि आओ बैठ के बात करते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम कैसे निकले। पर ऐसी बात अब ये इस पर नहीं होनी चाहिए कि कब तक किसी एक मुल्क की दादागिरी चलेगी। रूबिका जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपके साथ शो में या स्टूडियो में शिरकत करने का मौका मिला। थैंक यू कर्नल साहब फॉर योर सर्विसेज टू द नेशन। दो चीज़ रूबिका जी, इस युद्ध के पहले अगस्त की बात अगर हम पिछले साल जाए तो राष्ट्रपति ट्रंप ने, जब वो लास्ट 2 दिन में अमेरिका ने इंटरवीन किया था वॉर के अंदर, उन्होंने कहा था हमने ईरान के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डिस्ट्रॉय कर दिए, अब अगले 30 साल तक ईरान न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता है। अब वो कह रहे कि फिर से हमको करना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप एक्चुअली एक थियोरी है, और ये एक साइंटिफिक थियोरी है। इस थियोरी को कहते हैं मैडमैन थियोरी। मैडमैन थियोरी ये होती है, हिटलर भी ये करते थे, कि अक्सर लोग जो बहुत पावर में होते हैं
हुकूमत में होते, वो मैड मैन की तरह बिहेव करते, लोगों को कंफ्यूज करना। जो आपका सवाल है कि अगले दिन वो क्या करेंगे, इंस्टेबिलिटी पे वो थ्राइव करते हैं और इंस्टेबिलिटी की वजह से वो सत्ता में आते हैं, बट ग्लोबल ऑर्डर इस पे मेंटेन नहीं हो सकता। अब राष्ट्रपति ट्रंप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था हमने रेजीम चेंज कर दिया ईरान में। किसका रेजीम चेंज किया? आयतुल्लाह खोमेनी को रिप्लेस किया। आयतुल्लाह खोमेनी से आयतुल्लाह मुश्तबा खोमेनी है। उन्होंने कहा हमने उनके एयरफोर्स और नेवी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। उनके पास कह रहे हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट की खुद मुलाकात नहीं हुई है सुप्रीम लीडर से। वी डू नॉट नो वेयर मुश्तबा इज बिकॉज IRGC चलाता है ईरान को, राष्ट्रपति बिकम्स अ फेस, बट द एंड ऑफ द डे पर मुलाकात तो होगी ना, हमें तो ये पता ही बट नहीं वो है ना क्यों अभी। बताएंगे? बिकॉज ये लोग कोशिश करेंगे उनको असैसिनेट करने की, जो उनकी काउंसिल है, क्योंकि उनके दो होते हैं, पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं, एक उनकी दूसरी काउंसिल होती है, तो उसको वहां पे असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे। बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या था? राष्ट्रपति ट्रंप 2 या 3 दिन पहले कहा कि मुझे करीबन 300 बिलियन डॉलर चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए, लेकिन ये खुला ही था, आपने इसको बॉम्ब किया उसके पहले। फिर ये कहते कि आप जाकर अपना ऑयल लीजिए वहां से, हमें उसकी जरूरत नहीं, पर हम तो ले रहे थे, आपने जाकर बॉम्ब किया। तो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर कह रहे, इसके पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कहा था कि अगर हम मेन्यू पर नहीं हो गए, हम डिनर टेबल पे हो गए। इसी आदमी पे बड़ा भरोसा कर रहे थे ना सर, आप कह रहे थे कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दिए, ट्रंप कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा, मोदी ने कैसे ट्रंप का जिक्र नहीं किया, आप ही लोग थे ना। तो आज आपको ये मैडमैन थियरी आज याद आ रही है, वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर क्यों नहीं ये मैडमैन थियरी याद आ रही थी आपको? नहीं, मैं देखिए, आप मुझे जानती है, मैं ऑपरेशन सिंदूर के पूरे समर्थन में था। मुझे एक ही ये था, 10 बार तो आपने ही मुझे बोला है कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी है, मोदी जी को बताना होगा कि ट्रंप सच बोल रहे हैं कि नहीं। मैंने ये कहा कि मोदी जी को उसको स्ट्रांगली डिनाई करना होगा। मेरे हर क्यों करें अब ऐसे मैडमैन थियरी? 100% करना चाहिए। मैडमैन थियरी अभी आप मैं बता बताता रहे हूं, मैं हैं, इसको बताता हूं। मैडमैन की बातों को जाकर आप हाँ या ना करते रहेंगे क्या? नहीं, बिकॉज जैसे अभी आज आए तहसीन पहाड़ के नीचे। नहीं, बिल्कुल पहाड़ के नीचे है, ना ही मैं चूहा और ना ही पहाड़ के नीचे। चूहा नहीं आता पहाड़ के नीचे, ऊंट आता है। उठा नहीं, ऊँटू मैं, ठीक है चलो ऊँटू मैं, लेकिन नहीं मैं पहाड़ घोड़ा चूहा, सॉरी नहीं, मुहावरे में मिस्टेक हो गया, बट ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि देखिए सॉरी, ये कब होता है पता है ना आपको कर्नल दानवीर, जब आदमी अंग्रेजी में सोच रहा होता है। नहीं, आप सोच अंग्रेजी में रहे हैं, आप ना बिल्कुल मुझे एक बड़े लीडर की याद दिला रहे हैं, वो भी अंग्रेजी में सोचते हैं, हिंदी में ऊपर नीचे मामला हो जाता है। आप इन्हीं के लीडर की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता भैया, अब मेरे की कह रहे वो मेरे वाले की कह रहे। यहाँ वॉर हो रहा है, ये मैडमैन थियरी आप यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। देखो डेमोक्रेसी में ये है। ओके ठीक है, हल्का फुल्का अंदाज एक बार के लिए ठीक लगता है, लेकिन जफर इस्लाम साहब, अमेरिका को अलग थलग किया जा सकता है कि नहीं? देखिए, करने की बात नहीं, अमेरिका खुद को अलग थलग महसूस करने लगा है। उसके साथ कौन खड़ा है? इतना ब्लेटेंट रिस्पॉन्स जो है उसको अमेरिका ने अपने इतिहास में अपने अलायंस पार्टनर से कभी नहीं सुना था, जो उन्होंने फ्रांस के, स्पेन के, यूके के प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से सुना है कि हम इस वॉर के साथी नहीं है, ना हमसे पूछ के किया गया है, नेटो ने भी बोल दिया उसको, पेपर टाइगर की तरह उन्होंने कहा। लेकिन सबसे अलग थलग आज यूएस के प्रेसिडेंट पा रहे हैं अपने आप को। लेकिन जो आपने बात शुरू में कही रुबिका जी, उसके 2-4 एग्जांपल मैं भी देता हूँ। जैसे आपने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, लंदन में बोला आपने ट्रेड हुआ, उसी तरह देखिए जो पीटर हेक्सेट जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी है, उनके जो ब्रोकर ने जो डील किया है, जस्ट बिफोर उनका जो पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ उसके थोड़े देर पहले एसईसी के बारे में बता रहे थे भी हमारे मित्र, एसईसी ने उसको ऑब्जर्व भी किया कि इतने बड़े ट्रेड जिसमें $800 मिलियन का फायदा हो एक ट्रेड में, तो जाहिर है डिफेंस सेक्रेटरी ने पहले कुछ कह दिया और उसके ब्रोकर ने किया। मॉर्गन स्टैनली ब्रोकर है उसका ब्रोकर, ट्रांजैक्शन हुआ, सब आपके सामने है। एक नहीं, आप पॉलिसी के जो नैन्सी पॉलिसी, उनका ट्रांजैक्शन देख लीजिए, एक बार में कितना 1000 करोड़ रुपए बना रहे हैं हम लोग। और ये जो ट्रम्प के जो साथ में बैठे लोग हैं, ये सारे जो उनके साथ मित्र, आप सही आपने कहा, वो सब ने बिलियनर हो गए जो नहीं थे, और सब ये पॉलिसी डिसीजन से हुए जो अनाउंसमेंट से पहले और बाद में ट्रांजैक्शन फ्रंट रनिंग कर रहे हैं। हाँ। तो ये फ्रंट रनिंग सिर्फ ब्राउन लोगों के लिए है, इनसाइडर ट्रेडिंग से है, व्हाइट लोगों के लिए नहीं है। कोई कंप्लायंस की जरूरत है? ये दुनिया अब उनसे पूछने लगी कि भाई कंप्लायंस तो आप कहते हैं कैसे? ये एक ट्रेंड दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है। शशांक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक जी, दिख नहीं रहा फैक्ट। ऑल राइट, फैक्ट। चलिए मैं ये कहती हूँ, ये पैटर्न मतलब फैक्ट का ही पैटर्न, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप कहानी। जफर साहब जस्ट गिव मी अ मोमेंट, दो और लोग और उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। लेकिन जो बात शशांक जी यहाँ पर जफर इस्लाम कह रहे हैं, शुरुआत में अर्थशास्त्री है हमारे साथ शरद कोहली साहब, उन्होंने भी यही बात कही, तहसीन भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं।
अमेरिका की इस दादागिरी से निपटने का कोई तरीका मुल्क, सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया के पास आपको अभी दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिका की जनता ही कुछ कंट्रोल कर सकती है। हाँ। दुनिया अगर कंट्रोल करना चाहेगी तो मुझे लगता नहीं है कि आसानी से हो पाएगा, क्योंकि जो उनके नेटो के साथी देश हैं वो ही नहीं कर पा रहे हैं, और ट्रंप ने उनको धमकी दे दी है कि वो नेटो से छोड़कर अलग हो जाएंगे। और पहले भी वो ये अमेरिका सोचता रहा है कि नेटो के देश जो हैं अपने वोक पॉलिसीज और वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज अपनाते रहते हैं, और अपनी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अमेरिका के ऊपर छोड़ रखी है। तो इसलिए वो उनसे कह रहे हैं कि भाई हम जा रहे हैं, हमने तो अपना देख लिया जिसका देखना था, हमारा इजराइल दोस्त है और हमने अपने जो है सैनिकों को वहां भेज दिया है। अगर जो जो अरब देश हमसे कहेंगे कि उनकी मदद करी जाए तो हम अपने सैनिकों को वहां भेज देंगे उनकी मदद करने के लिए। बाकी जो जिसका आपस में हार जीत हो वो आपका अपना मसला भी, आप लोग अपने देखभाल कीजिए। तो ये अमेरिका का मेरे ख्याल से ये इस समय जो है ये रवैया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप साहब को और उनके जो साथी हैं, जो इस समय सब लोग कह रहे हैं कि बहुत पैसे बना रहे हैं, उनको भी जो वहाँ का SEC है या जो वहाँ के भी नियम है, प्रणाली है, वही उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो उनके अपने कांग्रेस के मेंबर्स हैं, खासकर रिपब्लिकन्स हैं, वो उनको समझा सकते हैं कि भाई ये सब चीजें जो आप कर रहे हैं, ये चुनावों में जो मध्यवर्ती चुनाव आएंगे वो हम सबको ले डूबेंगे। तो उसमें वो उनको बजाने की बात है। अगर भारत यहाँ कुछ कहेगा या ईरान कुछ कहेगा या चीन कुछ कहेगा तो इतना ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। चीन और अगर रूस कुछ कहते हैं हो सकता है कि ज्यादा असर पड़े, क्योंकि ट्रंप साहब कई बार बोल चुके हैं कि रूस और चीन पीछे से मदद कर रहा है इनकी, ईरान की। तो हो सकता है मदद करें। भारत उस हिस्से में आता है जिसमें भारत कहता है कि भाई हम जो है नॉन होस्टाइल पावर हैं, पुरानी दोस्ती रही है ईरान के साथ में, तो ईरान कहता है अच्छा ठीक है अपना तेल निकाल के ले जाइए। बिल्कुल सही। जो जिसमें भारतीय झंडे हों, हालांकि उन्होंने पक्का वो नहीं कहा है कि परमानेंटली हम इसको देते रहेंगे। शशांक जी, तो ये ध्यान रखने की बात कुछ है। व्यूअर्स हैं, जैसे गिरीश जी हैं, वो ये कह रहे हैं रूबिका जी, अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही ब्रिक्स के द्वारा अलग कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि हमें ब्रिक्स की बैठक बुलानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये सही होगा? ब्रिक्स की बैठक बुला सकते हैं तो मतलब सिर्फ उसमें यही होगा कि अभी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगी कह रहे हैं कि अगला मोहरा क्यूबा होगा या यूक्रेन होगा या ग्रीनलैंड वाला होगा। तो हम कहेंगे नहीं, वो छोड़ दीजिए, भारत होगा अगला मोहरा आपका, और ब्रिक्स के हम करेंगे और डी-डॉलराइजेशन करेंगे। आ जाइए देखते हैं, दो हाथ कर लेते हैं हम भी आपसे। तो गिरीश जी जो कह रहे हैं वो दो हाथ करने वाली बात है, जो ईरान ने भी करी है और बाकी इराक ने भी पहले करी है, लीबिया ने करी है, और सबों ने कहा कि हम ये है डॉलर छोड़ रहे हैं। कोई यूरो जाना चाहता था, कोई गोल्ड में जाना चाहता था, हम कहते हैं कि हम भी डी-डॉलराइजेशन करना है, चाइनीज करेंसी में ट्रेड करेंगे, UAE की करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो उसने ऑलरेडी कह दिया है ट्रंप ने कि मैं 500% ड्यूटी लगाऊंगा, देखा दूंगा सबको जो भी ब्रिक्स के सदस्य हैं कि कैसे वो डॉलर को छोड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से हमको जो है इस समय अपनी ध्यान रखने की आवश्यकता है, जबरदस्ती बेगानी शादी में। हाँ, ये अब्दुल्ला दीवाना बनने की बात नहीं है। ब्रिक्स की 30 सेकंड्स। हाँ, ब्रिक्स की मीटिंग इस वक्त बुलाना आई डोंट थिंक उचित है, क्योंकि ब्रिक्स में अगर डी-डॉलराइजेशन की बात करें तो चाइना को एडवांटेज होगा और इंडिया के डिसएडवांटेज में होगा। जो AED में हम करेंसी भर रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ईरान से तेल खरीदे, वो भी युआन में कन्वर्ट कर रहा, तो इंडिया को नुकसान हो रहा। तीसरी चीज़, ईरान ये एक्सपेक्ट करेगा कि ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर हम अमेरिका को कंडेम करें, जो इंडिया कर नहीं सकता। तो दिस इज अ वेरी बैड सजेशन। इट्स नॉट एन ओके सजेशन। हम कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। हम टैक्स नहीं दे रहे, जो हम खरीद रहे ईरान से, क्योंकि हमने जो खरीदा, हमने जो अभी जो स्थिति पहले थी वैसी स्थिति अभी चल रही है। 3 टैंकर प्लस 2 एक निजी कंपनी ने खरीदा, उसका पैसा AED में दिया, वो युआन में, वो ठीक है, हमें खरीदना था, खरीदा, उसमें कोई गलत नहीं। बट इस हम ब्रिक्स करेंसी की ओर नहीं जा सकते, इसमें चाइना को एडवांटेज होगा। सेकंड, हम ब्रिक्स की मीटिंग बुलाएंगे, ईरान एक्सपेक्ट करेगा हम अमेरिका को कंडेम करें। कर्नल दानवीर, इस वक्त जो स्थिति आपको कहां जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इसको बिल्कुल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ईरान की पूरी तारीफ करनी पड़ेगी। उसने कितनी ज़बरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाई और उस मुल्क को आड़े हाथ लिया जो कि दुनिया का एक सुप्रीम पावर था, जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पजामों में रात में उठा लिया, बीवी समेत, और किसी को भनक नहीं लगी। इतनी ज़बरदस्त मिलिट्री, इतना ज़बरदस्त उसका तंत्र, और ऐसे मुल्क को उसने चुनौती दी है और उसने अपने टर्म्स पे लड़ाई को
मोड़ दिया है। अब अगर देखा जाए तो इफ जैसे बोलते हैं कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स, ईरान इज कॉलिंग द शॉट्स एंड अमेरिका सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, मजबूरी की स्थिति में खड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जो आज का जो स्पीच था सवेरे का, वो अपने जो टाइम स्क्वायर में जो गाना गा गा के प्रदर्शन हो रहा था, उस वाली जो कम्युनिटी को या उस वाला जो वो वाला जो सेंटीमेंट है उसको एड्रेस कर रहे थे। वो दुनिया के बारे में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो एक्चुअल में फंस चुके हैं बुरी तरह। और यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि ईरान अपने टर्म्स पे लड़ाई को लड़ रहा है। उसको ये पता था कि मेरे पास में उस तरीके के बॉम्बर्स नहीं है, मेरे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, मेरे पास में वैसी मिसाइल्स नहीं। ये जो हो रहा है कि भाई तुमने मेरी यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाया, तुमने मेरे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, तुम मुझे स्टोन एज में ले जाने की बात कर रहे हो, मतलब ईरान सेइंग दिस टू अमेरिका, और अब कह रहा है हम तुम्हें बताते हैं अमेज़ॉन निशाने पर है। आपने देखा अमेरिका को वहाँ बहरीन में हमला हुआ है, अलग अलग तो गूगल आप और ये तमाम जो इंटरनेशनल कंपनीज है। देखो लड़ाई चल रही है और लड़ाई के अंदर अगर आप एक पक्ष का नुकसान करेंगे तो उसके पास में राइट है कि वो भी आपका नुकसान करे। ये लड़ाई हो रही है, एक तरफ तो गेम नहीं चलेगा ना। और आपका क्या इमोशन है इस लड़ाई को लेकर, आप उस तरीके से आकलन नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसको बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आकलन कर रहा हूं, तो जो असिमेट्रिक वॉरफेयर वाला जो खेल जो ईरान ने खेला है, और जो पिछले साल की बमबारी के बाद में उसने जो सबक लिया है और अपनी स्ट्रैटेजी को ट्वीक किया है, उसने किस तरीके से पूरे युद्ध को एक्सपैंड करके। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या अमेरिका ने अपने सारे पत्ते खोल लिए हैं? नहीं, सारे पत्ते नहीं खोले हैं। अभी उसके पास में एक बहुत ही जबरदस्त विकल्प है बूट्स ऑन ग्राउंड का। लेट मी टेल यू अगेन, क्या अमेरिका ये कर सकता है? अमेरिका कुछ भी कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि सवाल ये नहीं है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड कर पाएगा, क्या वो ईरान पे कब्जा कर ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ऐसा करने के बाद वो कितनी जल्दी वहां से निकल पाएगा, और अगर निकल पाएगा तो क्या वो स्थिर मिडिल ईस्ट को छोड़ के निकल पाएगा या पूरी दुनिया को एक लार्जर क्योस में छोड़ के जाएगा। क्योंकि ये तजुर्बा आपका इराक में भी रहा, आप अफगानिस्तान में भी रातों रात आपने कब्जा कर लिया ना काबुल में। तालिबान को तो गधों पे बैठ के पाकिस्तान आना पड़ा रातों रात, ठीक है, तोरखम की उसमें गुफाओं में छुपना पड़ा। तो वो तो कर सकता है, लेकिन क्या सस्टेन कर सकता है? और सस्टेन करने के बाद में क्या अपने तरीके की अपनी मनचाही सरकार स्टैब्लिश कर सकता है, रूल काबिज कर सकता है? तो वो तजुर्बा बता रहा है कि ऐसा नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट, स्पेशली जो अरब सुन्नी वर्ल्ड है, इसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। और इसीलिए हमारे साथ यहाँ पर आसिफ रमीज हैं, जरा वो बता देंगे। आसिफ भाई, आप कैसे देख रहे हैं सऊदी अरब इस पूरे के पूरे मसले को कैसे देख रहा है? वो आ गए, पप्पू आ चुका है। रूबिका जी, सबसे पहले अभी हमारे साथी कह रहे थे कि राइट्स होते हैं डिफेंड करने के, उसी हिसाब से जैसे मेरे कुछ राइट्स हैं वैसे आपके कुछ राइट्स हैं, जैसे मेरी कुछ ड्यूटीज़ हैं वैसे आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। कहाँ पे हमारे राइट्स रुक जाते हैं? जहाँ हमारी कुछ ड्यूटीज़ कहती है कि आपका नुकसान हो रहा। अगर ईरान के राइट्स थे रिटेलिएट करने के, उसी हिसाब से सऊदी अरब और गल्फ के उन तमाम कंट्रीज़ के भी सेल्फ डिफेंस का और राइट्स थे कि उनके ऊपर भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे या रिहायशी इलाकों पे, उन तमाम जगहों पे हमला ना हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने अभी पूछा कि किस तरीके से देख रहा है, यहाँ पे जो सऊदी अरब की जो बात है ना, यहाँ पे एक विजन है, यहाँ पे एक विजनरी लीडर है, और ये चाहते हैं ये पूरे इलाके में रीजनल एस्केलेशन नहीं हो, डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो। इनका विजन है, उस विजन का हिस्सा है कि पीस बरकरार रहे। उस पीस को बरकरार रखने की बजाय कर किसी भी तरीके से सऊदी हो या इस इलाके में किसी भी तरीके से इस वॉर में का हिस्सा नहीं बने। मैं आपको बताऊं कि शुरुआती पर वॉर का हिस्सा तो आसिफ भाई आप बन चुके हैं ना। अब तो बन ही गए। आपके यहाँ पर यूएस बेस पर जब अटैक किया जाता है तो आप उसे किस पर हमला मानते हैं? आप सऊदी अरब पर हमला मानते हैं कि आप अमेरिकी बेस पर हमला मानते हैं? सऊदी अरब क्या मानता है? देखिए, हिस्सा तो बाय डिफॉल्ट बन ही जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको किस तरीके से लिया जा रहा है, यहाँ से लिया ऐसे जा रहा है कि बजाय इसके कि हम रिटेलिएट करें या ये रिटेलिएट करके उस वॉर का एक्चुअल डायरेक्ट हिस्सा बने,
वो कोशिश कर रहे हैं कि रीजनल एस्केलेशन नहीं हो, क्योंकि अभी आपने खुद कहा कि हॉर्मुज में या पूरी दुनिया में या शेयर मार्केट में, बाजार में जो दुनिया की कंडीशन होती जा रही है, अगर तो ये और भी सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज उसका हिस्सा बन जाती है और यहाँ पे वेस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर एक रीजनल वॉर पैदा हो जाए, तो आप सोचिए कि किस तरीके से दुनिया में और ज्यादा अफरा तफरी होगी। और उस चीज को रोकने के लिए भले ही यहाँ पे तो इनका कैसे अपना रोकेंगे? राइट अच्छा, है। सऊदी अरब कैसे रोकेगा, मुझे जरा ये सऊदी तो बताइए। इनकरेज कर रहा है कि मारो, हाँ? यूएस को इनकरेज कर रहा है सऊदी को मारो ईरान तहसीन को। भाई ये बिल्कुल गलत बात है। इनकरेज नहीं कर रहा है ये वेस्टर्न। सऊदी इज एनकरेजिंग यूएस के इनको इस बार खत्म करो सर। गेट योर फैक्ट्स राइट। ये जो सर आप कुछ भी बोल दीजिए, मैं जानता हूँ सऊदी अरेबिया में, बट दैट्स द फैक्ट। आप भी कुछ बोल नहीं, दैट्स आल्सो अ फैक्ट। आप मुझे कहीं पे दिखा दे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप 5 तारीख के आप मीडिया रिपोर्ट्स को अगर देखें यही के, मैं आपको भेज भी दूंगा, मैं भी दिखा भी सकता हूँ, जिसमें ईरान के एम्बेसडर जो अली रजा यहाँ पे होते, उन्होंने सऊदी की तारीफ करी और कहा कि इनकी कोई भी टेरिटरी हो, चाहे वो पानी हो, यानी आप कहते हैं जहाज के जरिए, जमीन के जरिए, एयर बेसिस के जरिए, हम ईरान के खिलाफ उसका इस्तेमाल होने नहीं देंगे, और तारीफ करी। लेकिन ये लोग क्या, आप और वो क्या यकीन कर रहे हैं जो वेस्टर्न मीडिया कह रही है? सर सऊदी बेसिस आर बीइंग यूज्ड, सऊदी एयर स्पेस इज बीइंग यूज्ड। नहीं, एक जगह की मिसाल सर वो मिसाइल्स कहां से आ रहे हैं सर, जस्ट फॉर माय नॉलेज? नहीं आ रहे सऊदी। आप हाउ इज इजराइल कमिंग? सऊदी एयर स्पेस आप मुझे दिखा दो तहसीन भाई, एक भी जगह पे कहीं से जहां पे ये कहा गया कि सऊदी अरब सर सऊदी एयर स्पेस इज नॉट बीइंग यूज्ड। नो, नॉट एट ऑल। बल्कि ये बार-बार कह रहे, आप मुझे दिखा दो, अभी मैं कह रहा हूं, आप दिखा दो, अभी दिखा दो, आप एक मिसाल दिखा दो, बता सकते हैं आप कि सऊदी अरब, लेकिन ये बात तो सच है ना आसिफ भाई, कैसे प्रूव किया जाएगा? आप वहां तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है, वहां पे कोई कैमरा नहीं चल रहा है, हाउ डू वी नो? मुझे इजाजत दीजिए। इररिस्पेक्टिव कि वहां मिसाइल ऊपर से जा रही है कि नीचे से जा रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर ईरान को इस तरह छोड़ दिया जाए तो वो सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर और इनको छोड़ेगा नहीं वो। इनको ये अच्छी तरह मालूम है उनके अस्तित्व, व्हेन वी से अस्तित्व, इट इज नॉट द कंट्री, इट इज द रूलिंग फैमिलीज। उनके ऊपर सवाल है भैया, टेंशन बहुत ज्यादा है, और तभी ये इस तरीके की बातें हो रही हैं। अमेरिका को बोल रहे हैं कि तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ रमी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ी हूँ भैया। ये तो आप लोग निपटाइए आपस में। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, मैं 10 तरीके से ये साबित कर दूंगा। 28 फरवरी से लेके इवन पहले हफ्ते के अंदर भी ईरान के एम्बेसडर इस चीज को कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, हाउसेस मौत कह रहे हैं। और उसके बाद आप बताएं, सऊदी अरब को आप एक्सेप्शन रखिए। आप अगर कहते हैं कि दूसरे कोई भी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सऊदी अरब के एक भी बेसिस, और यहाँ बार बार कहा जा रहा है, अगर सऊदी अरब से कोई अटैक नहीं हो रहा है तो फिर तो ये शर्म की बात है, क्योंकि आपके ऊपर, आपके जो आपके बेसिस के ऊपर, आपके बेसिस के ऊपर, आपके मुल्क के अंदर जो बेसिस है उसके ऊपर ईरान हमला कर रहा है, और आपकी ऑयल फैक्ट्री और ऑयल फैक्ट्री, रिफाइंड। अरे मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरे देश में ईरान के सिफारत खाने के ऊपर अमेरिका हमला करे और मैं कहूं कि ये तो जी ईरान के ऊपर हमला है और इससे हमें कोई लेना देना नहीं बस, है, मुझे तो ये कितनी बेगैरती और शर्म की बात होगी। आसिफ जी जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल शर्म की बात नहीं है ये, अच्छा शर्म की बात ही नहीं है ये। मैं फिर तो मजे लो, फिर तो आप अच्छा जवाब तो लेने दीजिए। मुझे आप बोलने तो दीजिए, फिर तो मैं आप बता पाऊंगा ना। अरे आसिफ भाई, जब जंग की बात हो रही ना, आप इतनी मोहब्बत में मत बोलिए, फिर तो आप भी अपनी तरफ से मिसाइल चलाइए। नहीं, मोहब्बत की बात नहीं है। जब एक विजन है, उस विजन में ये कहा जा रहा है कि हमें तरक्की की तरफ जाना, तो हम जंग में भी क्यों जाए? अगर डीएस्केलेशन हो जाए, पीस हो जाए, उसकी तरफ बात होगी कि आप लोगों के कहने पे वॉर हो जाए। आप सब लोग जंग को रुकवाने की बात करिए, और वो इसलिए मैं इसकी तारीफ करता हूँ सऊदी अरब की कि वो जंग का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बन रहा है, वो एक विजन के साथ चल रहा है। अरे लेकिन भाई, मैं देखिए एक बात समझिए आसिफ भाई, आप बिल्कुल बगल वाले हैं, मतलब जहां बैठे हैं सऊदी अरब बिल्कुल बगल में है। हम यहाँ से जो देख पा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि ईरान पर अटैक किया अमेरिका ने, फिर अमेरिका पर अटैक करने के लिए ईरान ने उन सारे बेसिस को चुना जो अमेरिका ने अलग अलग आपके ये यूएई वाले मुल्कों में रखे हुए थे। अब उस पर जब अटैक किया तो आपने कहा वी ऑल्सो हैव द राइट टू रिटेलिएट।
ठीक है, अब वो राइट टू रिटेलिएट का अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। और अगर कर रहे हैं है कि हम जंग में नहीं जाना चाह रहे हैं, अभी चाह रहे हैं कि डीएस्केलेशन हो, पीस हो, रीजनल एस्केलेशन होगा, आपके पॉकेट पे भी असर होगा, पूरी दुनिया में इसका नुकसान होगा, इसलिए इस चीज को उस तरीके से देखा जा रहा है। एक चीज वाजे कर दूं, मैं सऊदी अरब नहीं हूं, ऐसे में आप तो हैं भारतीय, हमें भी पता है भाई, आपसे बड़ा भारतीय यहाँ भी नहीं हो सकता है, वो भी समझ रही हूँ मैं बात, ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने सर्टिफिकेट भी दे दिया आपको। अब मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ, ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? आप केवल देख रहे हैं कि ऊपर से मिसाइल यहाँ जा रही है, वहां से फिर मिसाइल वहां जा रही है, और इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह जंग किसी तरीके से रुक जाए, या यू गाइस आर प्लेइंग एन एक्टिव रोल? 18 तारीख को एक रियाद कंसल्टेशंस के बारे में आपने सुना होगा। कई मुल्क यहाँ पे इस्लामिक और इस रीजनल इलाके के लोगों ने मीटिंग करी, उसके बाद देखा कि आपने तुर्की, सऊदी, मिस्र ये सब मिलकर मीटिंग्स कर रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि काम, लेकिन हाँ, जंग में जाने से, रीजनल एस्केलेशन को बढ़ाने से पूरी दुनिया में खतरा होगा। ये एक विजडम है, एक विजन है, इसकी तारीफ करिए, इसको आप लोग नेगेटिव तरीके से नहीं लीजिए। ऐसा नहीं कि इसमें क्षमता नहीं है, लेकिन मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ। आप डायरेक्ट जंग में कूद जाओ, उसने मारा, फिर आपने हम अलावा मिसाइल के कोई भी चीज ले सकते हैं, नेगेटिव तरीके से भी ले सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं, आप हिंदुस्तान को अच्छे से जानते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू, ना ईरान हारा है, ना अमेरिका पीछे हटने को तैयार हो रहा है, तो फिर उसके बाद क्या गुंजाइश बचती है? जफर इस्लाम, जल्दी से मेक योर पॉइंट एंड देन आई विल मूव अहेड सर। नहीं, अभी आप जिस पे इतना देर से चर्चा कर रही थी सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के बारे में, रूबिका जी, एक चीज सबको समझ लेना चाहिए कि खाड़ी के देशों में ये सलाहियत नहीं है कि वो डायरेक्ट जो है इंगेज कर सके ईरान को या किसी और मुल्क को, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान को सऊदी अरब में रखा था और अमेरिका को अपने लिए इसके लिए रखा था कि उनकी हिफाजत कर सके। अमेरिका ने उनके लिए कुछ नहीं किया और पाकिस्तान ने उनको धोखा दे दिया। तो अब सऊदी अरब इस स्थिति में नहीं है कि अभी वो वॉर कर सके। और दूसरी बात की उनकी अपनी जो घरेलू प्रॉब्लम है कि वहां की जनता उनके रूलिंग फैमिली के साथ है ही नहीं, तो नहीं चाहते कि तख्ता पलटने वाली सिचुएशन है, इसलिए वो कभी जंग नहीं करेंगे, चाहे उनकी मजबूरी हो। ये हकीकत है, हकीकत नहीं पता है, यही हकीकत है। दुनिया की सारी ताकतें, सऊदी के रिलेशन को भी समझिए, आप रूलिंग पार्टी में हैं, सऊदी का रिलेशन की हकीकत बता रहे, आप देखिए ना सब जगह, नहीं आप ऐसे नहीं, आप सभी जगह पाकिस्तान ने धोखा दे दिया कि नहीं, पाकिस्तान ने धोखा दिया कि आज के BBC की रिपोर्ट में देखिए, पाकिस्तान हैज डिच्ड सऊदी अरेबिया, ये हेडलाइंस है। पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसको नहीं मानो, पाकिस्तान ने धोखा दे के पीछे हटा, तो जाहिर नहीं करेगा, हमें पता है, आपको कुछ पता नहीं है, और ना तो उनकी जनता उनके साथ है। भारत के और सऊदी के रिलेशन को नहीं जानते, और भारत से कोई लेना देना, भारत अपने रिश्ते निभा रहा है, बिल्कुल लेना देना, सऊदी अरब अपने जंग में नहीं जा सकता, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम है। नहीं, वो आपकी सऊदी के हिमायती क्यों बन रहे भाई? सऊदी के नहीं, हम सऊदी के हिमायती ना, हम सऊदी के हिमायती अपने देश के, आप सऊदी की प्रॉब्लम के, सऊदी को वार करना चाहिए ना, नहीं क्यों नहीं वार कर रहा है? आप कह रहे हैं हम राइट टू रिटेलिएट, क्यों नहीं? एक बात बता दें, हाँ चलिए, अरे एक सेकंड अभी पता लगा देते हैं, भारत कहाँ है जफर इस्लाम साहब, हम कहाँ खड़े होंगे? भारत देखिए हर मुल्कों के साथ रिश्ता बना के रखता है। ये कह रहे हैं सऊदी अरब, हम सऊदी से भी रिश्ता रखना चाहते, हम ईरान से भी रखना चाहते, हम इजराइल से भी रखना चाहते। हम अपने रिश्तों को अपने हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारे हित जो है, आसिफ जी रुकिए ना भैया, अमेरिका से इस वक्त मैं यहाँ पर डिबेट ये कर रही हूँ कि अमेरिका को कैसे संभालना, और आप ही आपस में भिड़ गए हैं। वो अमेरिका वहां पे पैसा बना रहा है, भर के डॉलर बना रहा है, और आप यहाँ आपस में लड़े जा रहे हैं। अरे मैं रास्ता निकालने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ बैठकर, नो आई अंडरस्टैंड, मैं ये कोशिश कर रही हूँ समझने की कि अब इसका अगला मुकाम क्या है और आखिरी मुकाम क्या है। मुझे बस आप ये आसान शब्दों में समझा दीजिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी तक तो हिंदुस्तान ने बहुत शानदार तरीके से इसको मैनेज किया है। हमारे जहाज भी आ रहे हैं, तेल के दाम भी नहीं बढ़े हैं, सिलेंडर का वो भी कमर्शियल सिलेंडर पर दाम पड़ा है, लेकिन ये कब तक चलेगा जफर भाई, कब तक? देखिए रूबिका जी, बिल्कुल सही सवाल किया है, ये चिंता की बात है, इसलिए दुनिया के सारे ममालिक जो है बैठक कर रहे हैं। हकीकत में है कि भारत एक ऐसा देश है, सिर्फ भारत एक्सेप्शनल देश है, और इसके लिए गर्वान्वित होना चाहिए सब भारतीयों को कि हम सबके साथ बात कर सकते हैं। सबसे दोस्ती निभाया है तो सब हमसे दोस्ती निभा रहे हैं। आज हुर्मुज से तेल निकलने वाली जो
वेसल्स है वो सिर्फ भारत की निकल रही है और आसानी से निकल रही है बिना 3 मिलियन $2 मिलियन दिए हुए। और साथ साथ देखिए कि हम सभी देशों के जो मुखिया हैं उनसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात भी कर रहे हैं। मैं कोई सऊदी के रिश्ते के बारे, सऊदी इंडिया के रिश्ते दूसरे हैं, सऊदी ईरान के रिश्ते दूसरे हैं, उनके यहाँ वार और हमारे यहाँ नहीं। हम यहाँ पर अलग बैठे हैं लेकिन हम पीस और अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उसी की पेशकश कर रहे हैं कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी हो। अब आखिरी कुछ मिनट्स मेरे पास मौजूद हैं। शशांक जी, व्हाट इज द वे अहेड अभी भारत के लिए खासकर, और फिर मैं आपके पास आ रही हूँ शरद। नहीं, ये सब लोग ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूरोप के देशों ने अपना खाड़ी के कुछ देशों के साथ मिलकर एक शांति का संदेश देने का प्रयास किया है, तो हमारे ख्याल से एशिया के भी जो देश हैं उनको भी इसी तरह का शांति का संदेश देना चाहिए। खास करके जो ब्रिक्स के देश हैं, अगर मीटिंग नहीं भी बुलाते हैं तो ब्रिक्स के सदस्य देश और जो उनके डायलॉग पार्टनर्स हैं या जो इंटरेस्टेड हैं उनको सबको मिलकर ये ईरान को कहना चाहिए कि भाई आपको आगे के लिए जो भी स्थिति बनेगी उसमें कम से कम इस तरह के अपना इमेज बना के रखना चाहिए कि आप खाली जो हॉस्टाइल नेशंस हैं उनके आप लगाना चाह रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह, वो बात आप मत देखिए, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति पे प्रभाव पड़े। तो आपकी जो इमेज जो बनी रही है कि सिविलाइजेशनल स्टेट भी रहे हैं आप, तो वो आगे भी बनी रहेगी। जहां तक अमेरिका और ईरान का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अमेरिका चाहता है कि जो ये भी इन्होंने बात करी है सऊदी अरेबिया से कि वो खाड़ी के क्षेत्र के जो देश हैं वो आपस में लड़ाई में आगे बढ़े, और खाड़ी के क्षेत्र कह रहे हैं कि भाई लड़ाई आपने करी है, आप जाते जाते हमें छोड़ जाएंगे यहाँ पर, तो ये तो बात ठीक नहीं है। अगर आपको भी खत्म करना है तो आप ही ऐसा खत्म कीजिए ताकि फाइनल पीस होनी चाहिए ईरान के साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी कमजोर पीस हो। ऑलराइट, चरा जी आखिरी 30 सेकंड सर। देखिए, आप संभालने की बात कर रहे थे, मैं बता दूं कि कुछ लोग, कुछ लॉबी जरूर पैसा बना रही होगी जिसका मैंने बात किया, पर हकीकत यह है कि अमेरिका में महंगाई इस समय आकाश फाड़ के बाहर निकल गई है। $1.06 वहां पर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। नौकरियां वहां पर है नहीं, नया निवेश वहां पर आ नहीं रहा, ग्रोसरी बिल वहां बियर नहीं कर पा रहे। तो अगर ट्रम्प साहब मुड़ के अपने देश की तरफ देखेंगे तो उनको बहुत ही बदहाली दिखाई देगी। मुझे लग रहा है वो ना आगे जाने लायक है ना वो पीछे जाने लायक है। अगर वापस अपने देश जाते हैं तो वहां पर आर्थिक समस्याएं मुंह बाए खाई हुई हैं। $39 ट्रिलियन का इस समय उधार अमेरिका के ऊपर रूबिका चढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत उस सर्वे भी हुआ है शरद, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कितना नाराजगी ट्रम्प से लोग वहां पर जता रहे हैं। अगर इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी अमेरिका के लिए भी, और दुनिया तो वैसे भी परेशान है इन सारी की सारी हरकतों से, खासकर अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देख रहिए न्यूज़ 18।